यार निशा, तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारे घर पर 4 गाड़ियां हैं, फिर भी तुम मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़के के साथ रहती हो, मेरी सेकंड हैंड बाइक पर घूमती हो और अपनी दौलत का जरा भी फायदा नहीं उठाती। ये दौलत लोगों को पता नहीं इतनी प्यारी क्यों है। मुझे तो छोटी छोटी खुशियों में ही सुकून मिलता है। तुम्हारी बाइक पर घूमना, टपरी पर चाय पीना, ढाबे पर खाना खाना, इसी में मजा आता है। तुम वाकई में सबसे अलग हो मेरी जान। उसी रात डांस बार के अंदर रणवीर अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गया था। चल यार, डांस तो बहुत देख लिया, अब जरा रात के बारे में भी सोचे। हाँ, मैनेजर से मेरी बात हो गई है, चलो चलते हैं। ये सुनकर वो दोनों खुश हो गए। फिर वो तीनों वहाँ से उठे और फिर अलग अलग कमरों में चले गए। यार, ये कहाँ रह गई? तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसके सिर पर सोने का ताज था, कानों में सोने के भारी जेवर और उसके शरीर पर कपड़ों की जगह सोने चांदी के गहने लदे थे। अरे बाप रे, एक बार डांसर के शरीर पर इतने कीमती गहने, तुम तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। रणवीर ने उस लड़की को अपने करीब खींच लिया। मेरे पास आपके लिए एक तोहफा और है, देखिए जरा। उफ, सोने की इतनी भारी भरकम कील। ये तोहफा खास तुम्हारे लिए है। उस लड़की की आंखें लाल लाल चमक उठी। उसने देर न करते हुए दोनों कीलें रणवीर की आंखों में मार दी। रणवीर, क्या हुआ निशा बेटी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? माँ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। रणवीर कहाँ है? तभी निशा के मोबाइल पर रणवीर के नंबर से कॉल आया। हेलो रणवीर, कहाँ हो तुम? निशा, मैं रणवीर का दोस्त मोहित बोल रहा हूँ। तुम अपने पेरेंट्स को लेकर डांस बार आ जाओ, जल्दी से। जल्दी चलिए माँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ ही देर में निशा अपने माँ बाप के साथ डांस बार पहुँच गई और अपने भाई की खौफनाक मौत देखकर उसका दिल दहल उठा। रणवीर, मेरा बच्चा! निशा ये देखकर बेहोश हो गई। रणवीर की माँ उसके सीने से लिपटकर रोने लगी और बलराज के चेहरे पर अजीब सा खौफ उभर आया। कुछ दिन बाद। निशा, तुम अभी तक उस घटना से खुद को बाहर नहीं निकाल पाई हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो मुझे सपने में दिखाई दिया, ठीक उसी तरह से रणवीर की मौत कैसे हो गई। मानवी उस समय रणवीर के कमरे में बैठी हुई उसकी तस्वीरों को देख रही थी। अचानक उसको घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। वो कमरे से बाहर निकली। कॉरिडोर में छाए हुए अंधेरे में उसको कुछ ही दूरी पर वही लड़की खड़ी नजर आ रही थी, जिसके शरीर पर लदे गहने अंधेरे में चमक रहे थे। कौन हो तुम? वो लड़की एक ही झटके में मानवी के करीब आ गई। उसकी लाल लाल आंखें मानवी की आंखों में झांक रही थी। उसे देखकर मानवी बेहद डर गई और उसकी चीख घर के अंदर गूंज गई। मम्मी! मानवी की आवाज सुनकर सभी रणवीर के कमरे में पहुंचे। सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। मानवी की लाश जमीन पर पड़ी थी। एक सोने का नुकीला सरिया मानवी के कान के अंदर घुसकर दूसरे कान से बाहर निकला हुआ था। मम्मी! अब मैं तेरी बेटी निशा को अंधेरी दुनिया में ले जाऊंगी। तू अपनी दौलत के साथ यहाँ अकेले रहकर तन्हा अपनी जिंदगी के दिन गिनते रहना। ये किसकी आवाज है पापा? ये वही है, वही है, वही है। ये कौन है? माया। ये बात उन दिनों की है
जब मेरी मानवी से शादी हुई थी उस समय मुझे पैसों की बहुत कमी थी। आप क्यों हर वक्त परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं? भगवान इतना तो हमें दे रहा है ना, जिसमें हम अच्छे से सुकून के साथ 2 वक्त का खाना खा रहे हैं। नहीं, मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ। आगे चलकर क्या होगा? जब हमारे बच्चे होंगे उनका भविष्य क्या होगा? वो सब भगवान देख लेंगे। भगवान इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, हमारा घर भी वही चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। उसकी बात सुनकर मैं घर से निकल गया। सोच में डूबा हुआ जंगल में काफी आगे तक निकल गया। एक तांत्रिक के पास मैंने रमेश को बैठे हुए देखा। बाबा, मुझे उपासना करते हुए 7 रातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। डरो मत, पूरी भावना के साथ 2 रातें और लगाओ। तुम्हारी भक्ति ही सब कुछ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिद्धि के बाद माया ने अपनी माया अपने भक्त को ना दिखाई हो। सिद्धि पूरी होते ही तुम्हारे कदमों में इतनी दौलत होगी जितनी पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। भरोसा रखो, श्रद्धा रखो। जिस माया की वो उपासना कर रहा था उसके बारे में मैंने मेरी दीदी से सुना था। अंधेरे में रहने वाली माया के पास वो शक्ति है कि वो पत्थर को भी सोना बना देती है, लेकिन उसे सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता। 9 रातों तक कड़ी उपासना करनी पड़ती है। हर तीसरी रात उसे काले मुर्गे की बलि देनी होती है। रोजाना खाने में मांस का सेवन करना होता है और भी बहुत कुछ भयानक होता है माया की उपासना में। तो आपने क्या किया था पापा? आपने उसको सिद्ध किया था? जिस रात रमेश ने सिद्धि पूरी कर ली थी उसी रात उसके सामने रखे हुए 7 पत्थर सोने के बन गए। वो बहुत खुश था उसे पाकर, लेकिन तभी मैं वहां पहुंच गया। मैंने रमेश को मार दिया और वो 7 पत्थर जो कि सोने के नग बन चुके थे, मैंने उन्हें हथिया लिया। उन्हीं की वजह से मैं इतना अमीर बना। पापा, आखिर क्या फायदा हुआ किसी के धन को लूटकर अमीर बनने का? मैंने अपनी माँ को और भैया को खो दिया और अब न जाने मेरा क्या होगा। निशा, ऐसे हार मत मानो। और पापा, आप बताइए कि हम निशा को कैसे बचा सकते हैं? शायद हमें उस बाबा से बात करनी चाहिए। क्या वो अभी जिंदा होंगे? चलकर देखते हैं। मुझे पता है उनका आश्रम कहाँ है। माया को सिद्ध करने पर माया सिर्फ अपने साधक को ही धन देती है। उसका धन सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है। उसके मरते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन तुमने माया के धन को रमेश को इस्तेमाल करने नहीं दिया और उसे मारकर उसका धन लूट लिया। इसीलिए माया ने तुमसे वो धन नहीं छीना, क्योंकि 20 वर्ष के बाद वो अब वापस आई है। जो भी खुशियां तुमने माया के धन से हासिल की हैं, उन सभी खुशियों को तहस नहस करने। तो फिर क्या हम निशा को किसी भी तरह से बचा नहीं सकते? बाबा कुछ बोलते उससे पहले ही मौसम बदल गया और तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और उन सभी को एक भयंकर हंसी सुनाई देने लगी। कोई नहीं बचा सकता तुम लोगों को। माया देवी, मैं इनके साथ नहीं हूँ। ये कहकर वो बाबा वहाँ से भाग गया। निशा बेटा, जल्दी से कार में बैठो। वो तीनों कार में बैठे और बलराज ने गाड़ी वापस घर की तरफ ले ली। ये तीनों घर पहुँचे तो वहाँ पर अजीब तरह की शांति छाई हुई थी। अब हम क्या करें? कैसे बचाऊंगा मैं तुम्हें निशा? तुम यहाँ से चले जाओ माधव। मेरे चक्कर में तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो। माया उनके सामने आ गई। तुम्हारा भविष्य सामने है निशा। उसने एक ही झटके में निशा को माधव से छीन लिया। माधव! घर के ठीक सामने हवा में एक गोल घेरा नजर आ रहा था, जिसके दूसरी तरफ अंधेरा छाया था। तुम अब मेरे साथ उस दुनिया में जाओगी। काली दुनिया के अंधेरे में रहोगी तुम। वहीं तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा भी फंसी रहेगी। माया,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया था अपने परिवार के लिए किया था, लेकिन अब मेरा परिवार ही नहीं बचा। मेरी आखिरी सबसे कीमती चीज, मेरी बेटी भी तुम्हारे पास है। मैं इसको हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊंगी। माया ने निशा को जमीन पर गिराया और उसके पैर को पकड़कर उसको बाहर बने हुए गोल घेरे की तरफ घसीट कर ले जाने लगी। निशा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। माधव ने निशा का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी माया उसको घसीट कर घर से बाहर ले आई थी। उसके साथ माधव भी बाहर तक पहुंच चुका था। मैं इन सब चीजों को खत्म कर दूंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, हमेशा के लिए। अब बलराज अपने घर के अंदर गया। उसने सबसे पहले किचन में जाकर गैस ऑन कर दी। गैस पूरी तरह अब घर के अंदर फैलने लगी थी। वो बाहर आया और फिर उसने कार के अंदर बैठकर उसको घर के नीचे बने गैराज में लगा दी। पापा, ऐसा मत कीजिए आप। बलराज अब कार से बाहर निकला। उसने फ्यूल टैंक खोली और फिर माचिस की तीली जलाकर उसके अंदर डाल दी। तभी एक धमाका हुआ और कार ब्लास्ट हो गई। उसी ब्लास्ट के साथ बलराज के भी चीथड़े उड़ गए। घर के अंदर गैस फैल चुकी थी, इसीलिए घर के अंदर भी आग पहुंच गई और एक और धमाके में पूरा घर उड़ गया। पापा! धमाके की आवाज सुनकर माया रुक गई और उसने पलट कर देखा। बलराज के साथ साथ उसकी सारी दौलत भी खत्म हो गई थी। बलराज को उसके किए की सजा मिल गई। जिस धन को उसने लूटा था, उसके साथ ही वो भस्म हो गया। मैं अब तुमको कोई सजा देने की हकदार नहीं हूँ। ये कहकर माया गायब हो गई। माधव खड़ा हुआ और उसने निशा को गले से लगा लिया। मुंबई शहर के घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में छोटे छोटे मकान, और इन मकानों में रहने वाले हजारों अकेले लोग। ऐसी ही एक लड़की की ये कहानी है। हिना को बड़ी मुश्किलों के बाद भाड़े पर एक मकान मिला था। तो हिना, ये रहा तुम्हारा नया घर। छोटा है पर अपना है। अब इसी में गुजारा करना सीख लो हिना। हाँ मम्मी, घर ठीक है, 1 BHK है। मैं रह लूंगी मम्मी। लैंडलॉर्ड शर्मा जी पड़ोस में ही रहते हैं, फैमिली के साथ। हाँ, सब ठीक है। टॉक टू यू टुमारो। गुड नाइट। हाँ, नए घर में पहली रात। हाउ एक्साइटिंग। चलो, गुड नाइट हिना। कोई है? कौन है वहाँ? हाँ, कोई नहीं। नए घर में फर्स्ट नाइट का डर है बस। हिना, कुछ नहीं है यहाँ। हिना अपने नए घर से खुश थी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये वही घर था जिसमें 2 साल पहले एक पूरे परिवार का बुरी तरह से कत्ल हुआ था। और तब से ये घर
बंद ही रखा था। आज बहुत देर हो गई। हाँ मम्मी, जस्ट अभी घर पहुंची हूँ। अच्छा है ऑफिस, बहुत काम है। घर भी ठीक है। नहीं 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 मम्मी, ये यहाँ कोई डर नहीं है, सब ठीक है। नहीं मम्मी, कोई नहीं है घर पर, कुछ गिरा होगा। डोंट वरी मम्मी, आई विल बी टोटली फाइन। ओके, गुड नाइट। ये कैसे गिरा? ये मेरे फ्रेंड्स भी ना। कौन है वहाँ? सब वहम है। आज लाइट ऑन करके सोती हूँ। कौन हो तुम? Oh my God! Oh my God! क्या हो रहा है यहाँ? इसीलिए मैं घर तुम जवान लोगों को नहीं देता, सोने भी नहीं देते। सॉरी शर्मा जी, यहाँ वो बच्चा। कौन सा बच्चा? कोई बच्चा था यहाँ। सो जाओ, परेशान मत करो, नहीं तो बुरिया बिस्तर बांध कर चल पड़ो। हाँ यही सही है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। नहीं 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 नहीं। Help me! Someone please help! प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो। ये क्या? हाँ, ये तो किसी का आधार कार्ड है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये किसका कार्ड है? कहाँ से मिला? किशन कुमार तिवारी
किशन, ये तो उन लोगों का ड्राइवर था। ये तुम्हें कहां से मिला? यहां? मगर कैसे? मुझे एक फोन कॉल करना है। और उसके बाद जो हुआ वो कल्पना के परे है। शर्मा ने पुलिस को फोन करके उस आधार कार्ड की बात बता दी और एक गहरा रहस्य खुल गया। किशन उस परिवार का ड्राइवर था जिसका खून उस घर में हुआ था। उस पर तब तक किसी को शक नहीं था, पर उस कार्ड को सबूत के तौर पर लेकर पुलिस ने फिर से पूछताछ की और दबाव में आकर किशन ने सच उगल ही दिया। उस रात उसने पैसों की लालच में आकर उस पूरे परिवार को बेरहमी से कत्ल कर दिया। अजीब है कुदरत के तरीके। पता नहीं उस परिवार ने तुम्हें क्यों चुना। ये बात बताने के लिए ही ना? ये तो मैं भी नहीं जानती, पर मैं खुश हूँ कि उनका कातिल पकड़ा गया। तुम्हारे लिए मैंने दूसरे घर का इंतजाम कर लिया है, यहाँ से दूर। खुश रहो। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सो मच।